अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर इस तवील अरसे के दौरान हमारे मुल्क और मईशत को मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा। मसलन वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ना चाहते हुए भी पड़ोसी मुल्क की तरफ से मुसल्लत की गई जंगें और मुख्तलिफ किस्म की अंदरूनी और बैरूनी साजिशें जिनसे हमारी मईशत कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। पाकिस्तान की मईशत हमेशा से इस पस्ती का शिकार नहीं रही। मसलन एक वक्त के दौरान इसका शुमार टॉप के एक्सपोर्टर्स में होता था। इसके पायलट्स ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन पायलट्स होते थे बल्कि दूसरे मुल्कों से लोग आकर इनसे ट्रेनिंग हासिल करते थे। ये सब बताने का मकसद आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ मबजूल करवानी है जो आजकल हर न्यूज़ चैनल की हॉट स्टोरी बना हुआ है। हर जगह यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, मगर दिवालिया होने से क्या मुराद है, आइए जानते हैं। तकनीकी तौर पर एक मुल्क को उस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो कर्जों को अदा करने के लिए बैन अल-अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाता है और यूं इस पर मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। मगर यहाँ सवाल पैदा होता है कि कोई मुल्क दिवालिया कब और क्यों होता है, तो इसका जवाब श्रीलंका से बेहतर और क्या हो सकता है जो हालिया दिवालिया करार दिया गया। 6 जुलाई 2022 को श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं। मगर ये मुल्क दिवालिया क्यों हुआ और कैसे इस मुल्क के अंदर गलत पॉलिसियां इस मुल्क को मुआशी बदहाली की तरफ ले गईं। आइए इन वजूहात को जानते हैं और जायजा लेते हैं कि क्या ये सब हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी तो नहीं हो रहा। 2009 में ख़त्म होने वाली सिविल वार के बाद प्रेसिडेंट महिंदा ने IMF से भारी कर्जे लिए ताकि जंग के अखराजात को ख़त्म करे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रकूम आवाम को सहूलियात की फराहमी में लगा दी गई जो कोई भी तरक्की पजीर मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इन सहूलियात में फ्री मेट्रो बस सर्विस, लैपटॉप स्कीम जिनका हुकूमती पैदावार में कोई किरदार न था बल्कि इनको चलाने के लिए हुकूमत को अपनी जेब से पैसे देना पड़ते थे। इन इक़दाम से श्रीलंकन हुकूमत वोट बैंक हासिल करने में तो कामयाब होगी, मगर दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक मिनट के लिए सोचें और बताएं, क्या ये सब हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो रहा। आवाम के टैक्स का पैसा गैर पैदावारी प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया गया और उसकी कमी को पूरा करने के लिए गैर ज़रूरी नोट छापे गए, और क्योंकि नोट छापने के वक्त स्टेट बैंक के पास इसकी मालियत का रिजर्व गोल्ड के तौर पर होना चाहिए जो नहीं रखा गया, और यूं धड़ाधड़ नोट छपते रहे। जैसे जैसे नोट छपते गए इनकी वैल्यू इतनी कम होती गई और महंगाई बढ़ती गई, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ता गया, जिसे चलाने के लिए श्रीलंका की हुकूमत ने IMF से कर्जे लिए और कर्जों का सूद उतारने के लिए मजीद कर्जे लिए। यूं ये मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता रहा, और इसके बाद हाल ये हुआ कि इस मुल्क के पास कर्जों को उतारने के लिए पैसा तक नहीं है। ये सब जानकर आपका ख्याल पाकिस्तान की तरफ जरूर गया होगा, क्योंकि आज इस मुल्क की हालत भी वही है जो श्रीलंका की थी। आज पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक वज़राए ख़जाना आमने सामने है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या सरवाइव। मौजूदा हुकूमत कर्जों पर सूद की अगली किस्त अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में एक खास पहचान रखता है। यही वजह है दुनिया भर से टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं और उसके रेवेन्यू में इजाफे का बायस बनते हैं। मगर 2019 में आने वाले कोरोना वायरस के बायस दूसरे मुल्क की तरह इस मुल्क को भी टूरिज्म पर पाबंदी लगानी पड़ी, जिससे इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। मजीद सोने पर सुहागा ये हुआ कि 2021 में इस मुल्क के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, जिसने इस मुल्क की टी इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। मजीद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता 10 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो गए। श्रीलंकन हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से वो श्रीलंका जिसका चावल और चाय पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, इसकी प्रोडक्ट हर साल कम होती गई, जिसका नतीजा ये निकला कि यही चावल $1 अरब खर्च करके बाहर से मंगवाना पड़ा, वही चावल जिसे बेचकर वो बाहर का पैसा अपने मुल्क में लाते थे। ज़रा सोचिए, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो 60% एग्रीकल्चर होने के बावजूद अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से रशिया और दूसरे मुल्कों से कभी गंदम, कभी चीनी और कभी चावल मंगवा रहा होता है, और वो भी महंगी कीमत पर। 4 मौसम और ज़रखेज़ ज़मीन रखने वाला मुल्क जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर हो, रशिया के एक ऐसे मुल्क से गंदम मंगवा रहा है जहाँ सारा साल सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ होती है। अगर आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो ना होने के बराबर है बंद हो जाए तो इसका भट्टा बैठ जाए। हमारे मुल्क में सुई से लेकर हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट की जाती है जो इकॉनमी और करेंसी को तबाह कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से आपके मुल्क का ज़्यादातर पैसा बाहर जा रहा है जबकि बाहर से बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू मुसलसल गिर रही है, और जैसा कि हमारे यहाँ रातों रात डॉलर महंगा हो रहा है। बिल्कुल यही वजह श्रीलंका की तबाही का बायस बनी। श्रीलंका की आवाम में भी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, मगर पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। ये लोग काम तो करना चाहते हैं मगर हुकूमत इनको अफोर्ड नहीं कर सकती। हुकूमत के पास इनको सैलरी देने के लिए पैसे तक नहीं है। एक और अहम वजह जो श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट होने की वजह बनी वो है मोरूसी सियासत, यानी दादा से वालिद और वालिद से फिर बेटे को और ख़ानदान के तमाम लोगों को हुकूमत के बड़े ओहदों पर रखना। इस मुल्क के अंदर राजा पक्सा ख़ानदान कई दहाइयों से मुसल्लत है
ایک صدر ہے تو دوسرا وزیر اعظم، تیسرا فائنانس منسٹر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے پیسوں پر خوب عیاشی، اس کے علاوہ ان پر فارن فنڈنگ اور کرپشن کے الزامات اور منی لانڈرنگ وغیرہ۔ یہ سب جان کر شاید آپ کو لگا ہو کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پر نہیں، سری لنکا کے بھی سیم یہی حالات تھے جو آج پاکستان کے ہیں۔ اب تک سری لنکا کی معاشی بدحالی کی تمام وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اب فیصلہ آپ خود کریں کہ ان میں سے کوئی بات جو ہمارے ملک میں نہ ہو رہی ہو۔ آج سری لنکا معاشی بدحالی کی بدترین سطح پر ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، معاشی پہیہ بالکل رک گیا ہے، لوگوں کو پیٹرول ڈیزل نہیں مل رہا، تمام فیکٹریاں بند پڑی ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں، مگر اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب وقت تھا تب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے، وہ نیوٹرل بنے ہوئے تھے۔ ان سب کرپٹ سیاستدانوں کے پیسے جو عوام کے ہیں باہر بینکوں میں پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں وہاں ہیں، ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں، اور اسی لیے تو وہ آرام سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نکل گئے ہیں عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر۔ سری لنکا کے حالات ہمارے لیے ایک مثال ہے اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اگر یہی حرکتیں ہم نے جاری رکھی تو وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی سری لنکا کی عوام کی طرف یار و مددگار ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان بھی ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں گوادر اور اپنا ایٹمی پروگرام گروی رکھ کر یا بیچ کر اپنا قرض ادا کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہوا تو دشمن اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے سب سے پہلے آپ پر حملہ کرے گا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنی ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں اور ایک ایسے شخص کے انتخاب سے بچیں جس کی دولت، گھر بار، اولادیں باہر ہیں، جو اپنی عیدیں اور اپنی خوشیاں باہر مناتا ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ آپ اپنی ذاتی انا کو سائڈ پر رکھ کر سوچیں اور صحیح فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راہ انتخاب کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ باقی آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے خیالات کامنٹس باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔